गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग 150 घंटे पे चर्चा कर रहे हैं। 150 घंटे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे ये काम करेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो मैं हर एक वीडियो में इन्फॉर्म कर रहा हूँ। इसके बाद इन्फॉर्म करना बंद कर दूंगा क्योंकि आपके पास में बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे। ठीक है, 150 घंटे में कैसे हम लोग प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस कैसे कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये 150 घंटे में हम लोग करा रहे हैं। और आज जो हम इसमें सब्जेक्ट है हमारा वो है ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी भी बात करेंगे और कौन सी ज्योग्राफी होगी तो वो फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी पे हम लोग बात करने वाले हैं, शुरू करेंगे। और सबसे खास बात, आप लोग इसको 2-3 बार देख के चलेंगे। ठीक है, 2-3 बार देख चलेंगे, कम से कम एटलीस्ट 3 बार तो। ठीक है, तो उससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो हम लोग बात करने वाले हैं, शुरू कहाँ से करेंगे, ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर तमाम सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन यहाँ जो कुछ बताया जाएगा वही सही होगा। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे कौन कौन क्या बता रहा है। सबसे पहले मिस यूनानी परंपरा के भूगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी, जो कि 1814, ये बताते हैं कि भाई नियमित अध्ययन की बात करते हैं। सर्वप्रथम नियमित अध्ययन, इसका नियमित अध्ययन करके जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक का मतलब क्या था, भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया हुआ था। अब इस अवधारणा के अनुसार वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड जो है वो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये जो अवधारणा है उनकी वो गलत साबित हो जाती है। कुछ दिन बाद ये अवधारणा गलत साबित हो जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे कि 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कॉपरनिकस ने आधुनिक भूगोल शास्त्र के जनक, इनको कहा जाता है, आधुनिक भूगोल शास्त्र के जनक के रूप में किसको नाम दिया जाता है, निकोलस कॉपरनिकस को। ये कहाँ के थे, ये पोलैंड के थे। और इन्होंने ये अवधारणा कब दी हुई है, इन्होंने एक अवधारणा दी जिसको बोले हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा अर्थात सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया हुआ था। और ये जो है ये एक तरह से ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। टॉलमी क्या कह रहे हैं, उन्होंने जियोसेंट्रिक एक अपना अवधारणा दी हुई है और वो कहते हैं कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य और अन्य तारे उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन 1543 में कॉपरनिकस आते हैं, वो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा की बात करते हैं, सूर्य केंद्रित अवधारणा की बात करते हैं। और इससे ब्रह्मांड के संदर्भ में तमाम सारी जानकारी जुटाने के संदर्भ में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। और इस अवधारणा के तहत कॉपरनिकस ने यह बताया, क्या बताया, कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। और यद्यपि ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक सीमित थी, तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है साहब, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, जबकि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये कौन बोल रहा है, ये कॉपरनिकस बोल रहे हैं। 1805 में ब्रिटेन के भूगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। हजारों, दसों हजारों तमाम सारी आकाश गंगाएं यहाँ पे हैं, तमाम सारी गैलेक्सीज हैं। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, छोटा सा। कितने सारे सौर मंडल हैं, इसका ज्ञाता जो है, जो ज्ञात करने वाले हैं, वो विलियम हर्शल दूरबीन से देखते हैं और बताते हैं कि भाई तमाम सारे यहाँ पे आकाश सौर मंडल है। ठीक है, तो ये छोटा सा अंश है। अमेरिका के भूगोल शास्त्री एडविन पी हब्बल ने 1925 में यह स्पष्ट किया था। कब, 1925 में स्पष्ट किया कि भाई दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। और प्रकाश वर्ष क्या है, ये दूरी की माप है। प्रकाश वर्ष जो है वो पृथ्वी और सूर्य से दूरी की माप है। ठीक है, दूरी की माप है। और इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति
लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। ये ऐसा कौन मान रहा है? एडमंड पी हब्बल, ठीक है, तो ये ऐसा मानते हैं। वस्तुतः ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन करते हुए इसकी उत्पत्ति की व्यवस्था के संदर्भ में कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं जिनकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और वो कौन कौन से विस्तार हैं? जो सबसे प्रतिष्ठित सिद्धांत है, सबसे पहला है यहाँ पे बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, इसको थ्योरी बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। किसने दी है? जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने इसको दिया हुआ है। और दूसरा जो सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, वो है साम्यावस्था का सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी, जिसको थॉमस गोल्ड और हर्मन बांडी ने दिया हुआ है। पूछा जा सकता है सुमेलित करने के लिए, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। देख लो, समझ लो इसको। दोलन सिद्धांत, ये डॉक्टर एलन संडेज ने दिया हुआ है, डॉक्टर एलन संडेज ने दिया हुआ है दोलन का सिद्धांत। तो तीन यहां पे अवधारणाएं दी गई हैं और जिस पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वो है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का सिद्धांत, जिसको जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया हुआ है। ओके, अभी कैसे काम कर रहा है, कैसे ये अवधारणा बन गई बिग बैंग की अवधारणा, उस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। कैसा है? सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के भूगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने किया हुआ था। जॉर्ज लेमेत्रे ने किया हुआ था। उनके अनुसार वो कहते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.8 करोड़, 8 अरब वर्ष, करोड़ नहीं, 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन, हाईली डेंस एवं अत्यंत उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर का एकल पिंड था। ये एक पिंड था, ये ऐसे एकदम से, ठीक है, एक पिंड था ये। कब तक? 13.8 अरब वर्ष पूर्व पहले। कैसा था? एक तरह से एक एकल पिंड था जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया, सिंगुलैरिटी, ठीक है, जिसे इसको मैं लिख देता हूं, सिंगुलैरिटी, ठीक है। किसको क्या बोला गया है? सिंगुलैरिटी बोला गया है। क्या नाम इसको दिया गया है? एक एकल पिंड को सिंगुलैरिटी बोला गया है। ध्यान रखना, ऐसे शब्द जो है पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस पिंड में एक महाविस्फोट होता है जिसको बिग बैंग बोला गया है। एक महाविस्फोट हुआ जिससे इसे निहित पदार्थों का बिखराव प्रारंभ हो गया और कालांतर में इन्हीं पदार्थों के संवहन से ब्रह्मांडीय पिंड और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो एक तरह से क्या था? एक सिंगुलैरिटी, जिसको हम लोग पिंड बोलते हैं, एकल पिंड था। इसमें बहुत महाविस्फोट हुआ है, बिग बैंग हुआ है। इस वजह से तमाम सारी आकाश गंगाएं और यहाँ पे ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ है। और इसमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थ के समूहन से एक डिपोजिशन टाइप का है, समूहन से असंख्य पिंड तारे कहलाए। और इसी प्रक्रिया में कालांतर में ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ है। तो किस तरह से ये निर्माण हो रहा है? बिग बैंग सिद्धांत का आपने मतलब समझा हुआ है, किसने प्रतिपादित किया हुआ है, कब ये हुआ है, और ये कैसे एक तरह से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है, कैसे यहाँ पे ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ है, कैसे असंख्य तारे बने हैं और ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। ये अभी भी हो रहा है, विस्तार अभी भी हो रहा है, ठीक है। और इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का संदर्भ दिया जाता है। इवन भारत भी उत्तर की तरफ खिसक रहा है। भारत भी जो है क्या है, उत्तर की तरफ खिसक रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, कुछ पॉइंट सेंटीमीटर में। तो एक तरह से क्या है, अभी भी इसका विस्तार जारी है, ये निरंतर विस्तार अभी कर रहा है। बात समझे। नेक्स्ट, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से लगभग 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लॉर्ड हाइड्रॉन कोलाइडर नामक एक
ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था जो कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सके। ऐसी अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था और एक तरह से एक रिसर्च की गई है यहाँ पे। ये जो लॉर्ड हाड्रॉन कोलाइडर है, एक तरह से एक सफल महाप्रयोग किया गया था, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया और हिग्स बोसान कणों के निर्माण का प्रयास किया गया था कि भाई हिग्स बोसान जो है ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है, हमारे यहाँ के बोस हैं इंडिया के, और हिग्स ये फ्रांस या इटली कहीं के हैं, ठीक है। तो इनके नाम के आधार पर इन्होंने पहले खोज की हुई थी। इन्होंने कहा था कोई गॉड पार्टिकल टाइप की चीज है, कोई मौलिक कण है कोई, जिससे ये तमाम सारी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये इन्होंने पहले बताया था, ऐसा प्रयोग तो नहीं किया था लेकिन ऐसी अवधारणा उन्होंने दी हुई थी। अगर हमने उसको खोज लिया तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का हम कारण जान सकते हैं कि कैसे इसका निर्माण हुआ है। तो ये पहले किसने अवधारणा प्रतिपादित की थी? हिग्स और बोसान दोनों ने मिलकर काम किया, ठीक है। और इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ऐसी अनसुलझी अवधारणाओं को परखने का भी प्रयत्न किया गया था। और अब तक गॉड पार्टिकल डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और एक और जो इसको डायमेंशंस या गॉड पार्टिकल के रूप में पुकारते हैं। तो ये तमाम सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं अब तक की ये अवधारणाएं यहाँ पे विकसित हो चुकी हैं। वस्तुतः इन महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले हुई उस ब्रह्मांडीय परिघटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते हैं और जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत पहले घटना हुई है, लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले घटना हुई है। उसको वैज्ञानिक क्या है इस समय दोहराना चाहते हैं कि देखें भाई आखिर है क्या ये चीज़, कैसे ये काम कर रही है, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, कैसे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है, कैसे ग्रह और तारों का निर्माण हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वो देखना चाहते हैं। तो उसी को गॉड पार्टिकल की खोज में ये तमाम सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो बिग बैंग थ्योरी जो है कैसे काम कर रही है। कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे। उपरोक्त महाप्रयोग द्वारा सन ने अंततः 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान के समान सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की हुई थी, ठीक है। ये जो है स्विट्जरलैंड और कहा जाता है कि फ्रांस की सीमा से लगता हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे एक सुरंग है बड़ी सी जो कि उस हिग्स बोसान कण जो है या आप कह सकते हैं गॉड पार्टिकल की खोज के लिए ये 4 जुलाई 2012 को ऐसा प्रयोग किया गया हुआ था और यहाँ पे इसने सफलता भी हासिल की हुई थी और यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका 2013 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखेंगे। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए या जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है और ये उपलब्धि माना जाता है इसको। और फरवरी 2013 को लॉर्ड हाड्रॉन कोलाइडर को बंद कर दिया गया था, परंतु इसे जून 2015 में फिर से प्रारंभ किया गया हुआ है, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन 2013 में पूछा गया हुआ था, आप लोग पेपर देख सकते हैं, ओके। आकाशगंगा गैलेक्सी की हम लोग बात करें तो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सीज यहाँ पे विद्यमान है, ठीक है। तमाम सारी गैलेक्सीज जो है और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई आप अभी यहाँ पे तमाम सारी गैलेक्सियों का निर्माण भी हो रहा है, तमाम सारी आकाशगंगाओं का अभी भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये तमाम सारे यहाँ पे हमने एक फैक्ट देखे हुए। कुछ चीज़ें और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। जो लोग जानते नहीं है वो समझ लें यहाँ पे कि आकाशगंगा जो है वो असंख्य तारों का समूह है और जिसमें तमाम सारे तारों का अभी भी निर्माण चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हो सकता है कभी वनडे एग्जाम या स्टेट पीसीएस में आपको पूछे जाएं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, विशाल पुंज है। इसमें एक नया शब्द है, वो क्या है, बल्ज। एक नया शब्द है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बल्ज। ये क्या है भाई? बल्ज जो है वो आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। जो आकाशगंगा है उसके केंद्र को कहा जाता है। और ये इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर तारों का बहुत ज्यादा मात्रा में संकेंद्रण है, सेंट्रलाइज फॉर्म में तमाम सारे यहाँ पे असंख्य तारे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जा रहा है, बल्ज बोला जा रहा है। ये टर्मिनोलॉजी है, हो सकता है पूछा जाए बल्ज क्या है, तो आप इसको ध्यान से ध्यान देंगे, ठीक है। इस पे प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, ठीक है। 100 अरब तारे होते हैं, ओके। तो ये इस तरह से
थोड़ा थोड़ा फैक्ट देख लो, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें मैं डिक्टेट करता जाऊंगा। जैसे कि भाई बल्ज क्या है, ठीक है, और ये सामान्य जानकारी है आप लोगों के लिए, थोड़ा निरंतरता बनी रहे, हाँ सब्जेक्ट में निरंतरता बनी रहे, इस वजह से सामान्य जानकारी आपको दी जाती है। ओके, लिमन अल्फा ब्लॉब्स अमीबा के आकार की एवं 20 करोड़ वर्ष प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाश गंगाओं और गैसों का समूह है। ठीक है, एक नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लिमन अल्फा ब्लॉब्स। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, इस पे ये एक विशालकाय आकाश गंगा और गैसों का इसको समूह हम लोग बात करते हैं। एक और यहाँ पे शब्द आ रहा है जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है वो हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम आकाशगंगा है। याद रखेंगे, इसको हमने बोल्ड कर रखा हुआ है, ब्लर भी कर रखा हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। नाम क्या है, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम आकाशगंगा में से एक है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और ये हमारी आकाशगंगा को क्या बोलते हैं हम लोग, मंदाकिनी बोला जाता है। हमारी गैलेक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोला जाता है। फैक्ट याद रखना, कभी कभी इतने सरल इतने इजी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ देता है कि आपको लगता है ऐसा कैसे हो गया भाई, और आप लोग गलत करके चले जाते हैं। तो ये सारे काम नहीं करने हैं, फैक्ट मैं बताता जा रहा हूं, कंसेप्ट भी बता रहा हूं, और जहां पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है वहां पे मैं जोर भी दे रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, और इसकी आकृति देखो कैसी है, सर्पिलाकार है, सर्पिल है ऐसे, ये देखो ऐसे। ओके, और इस प्रकार की आकाशगंगा में नए व पुराने तारे सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं, आप कह सकते हैं। नासा ने कुछ किया हुआ है, कुछ प्रयोग किया हुआ, देखो क्या किया हुआ है। नासा ने हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से रेलिक गैलेक्सी की खोज की हुई है। अब इसमें क्या क्या कुछ खास बात है, हाँ कुछ खास बात है, इसी वजह से इसको दिया गया है। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी, जिसको हम लोग मिल्की वे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं, और ये जो खोज की गई है ये मिल्की वे की अपेक्षा रेलिक में तारों की संख्या दुगनी है। कैसी है, तारों की संख्या दुगनी, मतलब जो हब्बल दूरबीन से खोजा गया, नासा के हब्बल दूरबीन से जो खोजा गया है, जिसको हमने रेलिक बोलते हैं, उसमें तारों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारी जो मिल्की वे है, हमारी जो मंदाकिनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा तारों की संख्या किसमें है, रेलिक में है। ठीक है, किंतु इसका आकार मिल्की वे की तुलना में 1/4 है, आकार बहुत कम है। ठीक है, आकार बहुत कम है। तो मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों का एक समूह है। ध्यान से देख लो, कभी पूछा जा सकता है मिल्की वे के बारे में। ठीक है, तो क्या है ये, रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह जो हमारी आकाशगंगा का ही भाग होता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। इसको भी पॉइंट को नोट कर लिया जाए, क्या नाम है, ओरियन नेबुला, जो कि हमारी आकाशगंगा, ऐसा कहिए, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष हमने बता दिया था। ठीक है, दूरी की माप है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी की माप की बात करते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष। ओके, तो ये फैक्ट है आपके पास में। यहां से देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, इवन वनडे एग्जाम में भी पूछा जाते हैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है, सबको पता है, देख लो देख लो। ठीक है, सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है, और यह आकाशगंगा की परिक्रमा भी कर रहा है। सूर्य भी बैठा नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, वैसे सूर्य भी किसी ना किसी का चक्कर लगा रहा है। तो किसका चक्कर लगा रहा है, आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, क्यों, तारा है एक, और तारे चक्कर लगाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जिसके वो एक इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन, लगभग 20 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय में कर रहा है, से अधिक समय से भी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये भी परिक्रमा कर रहा है। एक यहाँ पे और टर्म आया हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना, मैं बोल्ड कर रखा हूं, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। नाम क्या है इसका, प्लेनेमस। नाम क्या है, प्लेनेमस। सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वां पिंडों का समूह है। नाम क्या है,
प्लेनमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वां पिंडों का समूह है साइरस या डॉग स्टार। सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। कौन सा तारा है यहाँ पे? साइरस व डॉग स्टार। और यह सूर्य से 207 आप कह सकते हैं कि एक तरह से द्रव्यमान है, ये चमकीला है, ठीक है, और यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला चमकीला तारा है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। एक और यहाँ पे फैक्ट है कि भाई प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य का निकटतम तारा है और यह सूर्य से 3 से 4 प्रकाश वर्ष। गैलीलियो ने सन 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग करते हुए रात में आकाश का अध्ययन किया हुआ था, ठीक है। तो यहां से इसका ये पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे निकटतम कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है और उन्होंने ऐसे तारे की पहचान की जिन्हें खुली आंखों से, आप कह सकते हैं नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। कुछ और फैक्ट एक बार हम देख लेते हैं 2017 में क्या हुआ है। 2017 में भारत ने कुछ प्रयास किए हैं और वो प्रयास क्या है देखो। 2017 में भारतीय भूगोलविदों ने के एक दल ने अब तक अज्ञात रहे आकाश गंगाओं जो कि गैलेक्सीज का पता नहीं चल पाया है कि एक अत्यधिक बृहद समूह या सुपर क्लस्टर आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, सुपर क्लस्टर की खोज की है जिसे ये पिसीज नक्षत्र की दिशा में एक अवस्थित आकाशगंगा के एक बृहद सुपर क्लस्टर को सरस्वती नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसको सरस्वती नाम दिया गया। ओके, तो एक यहां से भी भारत का दल एक गया हुआ है जिसने इसकी खोज की हुई है, जिसको पिसीज नक्षत्र कहा गया है और इसको नाम क्या दिया गया है? इसको सरस्वती नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखो कुछ और फैक्ट है यहां पे, देख लो फटाफट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, सामान्य सी बात है, सब लोग जानते होंगे इसरो को। आज जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर स्थित सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट का निर्माण किया हुआ था और इस दूरबीन से सूर्य के प्रति मिनट डिजिटल वेलोसिटी की तस्वीरें प्राप्त कर सूर्य के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इससे दिन में आकाशीय गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है। तो भारत के भी कई सारे प्रयास हो रहे हैं सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। और उसी पंक्ति में आप देखेंगे कि चीन ने विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन, जिसको फास्ट बोला गया है, इसका फुल फॉर्म है 500 मीटर अपार्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, जिसको बोला जाता है क्या? फास्ट नामक दूरबीन का, एक रेडियो दूरबीन का निर्माण किया हुआ है। नासा ने भी कुछ किया हुआ है, स्पिट्जर अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा ट्रैपिस्ट 1 नामक एक सौर मंडल खोजा हुआ है और जिसका नाम जो है वो चिली स्थित रोबोटिक टेलीस्कोप टू पिस्ट नाम दिया गया है इसको, ठीक है। तो तमाम सारे लोग देश जो हैं वो यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि वो सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करे। इधर भारत भी लाइन में लगा हुआ है, चाइना भी है, नासा भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तमाम सारे जो है अपना अलग अलग मिशन भेजते हैं और वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक यहाँ पे खास बात और, जेम्स वेब जो है वो दूरदर्शी जेम्स वेब दूरदर्शी विश्व की सबसे बड़ी जो है अंतरिक्ष दूरदर्शी है। हालांकि इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, अभी हाल फिलहाल में कुछ चेंजेज हुए हैं करंट में, तो इस पॉइंट को आप रहने दें, हम इसमें बाद में देखेंगे, ठीक है, करंट में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका प्रक्षेपण जो है, ये देख लो भाई, प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, भले ही वो पुराना हो गया हो लेकिन प्रक्षेपण देख लो। जो प्रक्षेपण जो है वो एरियन रॉकेट के माध्यम से मार्च 2021 में फ्रेंच गुयाना से किया जाएगा और इसी टेलीस्कोप के माध्यम से ट्रैपिस्ट 1 सौर मंडल पर जीवन की संभावनाओं को तलाशा जाएगा, ठीक है। और इस सौर मंडल पर जीवन की प्रबल संभावनाएं हैं क्योंकि ये हैबिटेबल या गोल्डीलॉक जोन किसको बोलते हैं, देख लो एक बार, पूछा जा सकता है। गोल्डीलॉक जोन स्थित है। गोल्डीलॉक जोन जो है जोन जो है वो देख लो क्या इसका मतलब क्या है, किसको बोला जाता है। ये जो है यहाँ से देखो,
सूर्य से वह निश्चित दूरी होती है जहां स्थित ग्रहों का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, गोल्डीलॉक जोन क्या होते हैं? सूर्य से वह निश्चित दूरी होती है जहां स्थित ग्रहों का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। ठीक है, एक जगह, एक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने ब्रह्मांड के बारे में पता किया हुआ था। अब देखते हैं भाई तारों की उत्पत्ति कैसे होती है और उनका विनाश कैसे होता है। ठीक है, यहां से हम लोग बात करते हैं। अच्छा, तारों की उत्पत्ति और विनाश के बारे में तो देख लेंगे, लेकिन इसमें तमाम सारे जो टर्म्स आते हैं, ठीक है, तमाम सारे जो तारे आते हैं, जैसे लाल दानव तारा, काला, और इसके बाद में क्वेसर क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप ब्लैक होल क्या है, कैसे बनता है, ये सारे यहाँ पे आपको जानकारी अभी मिलने वाली है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं तारे की उत्पत्ति और उसका विनाश, उसका जीवन चक्र कैसे होता है। देखो फटाफट, आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है। ठीक है, तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन शुरू होता है। हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और इस अवस्था में यह तारा बन जाता है। ठीक है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं गैसीय पिंड जो है वो तारे का निर्माण उससे तारे का निर्माण हो रहा है। हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती, जो अवस्था बनती है उसी से तारे का निर्माण हो जाता है, अर्थात वो तारा बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक तारे के नाम लेने जा रहे हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं रक्त दानव तारा। ठीक है, रक्त दानव तारा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड जायंट्स। ठीक है, रेड जायंट्स बोलते हैं। इसके देख लो, देखो होता क्या है कि आपको ऐसे तमाम सारे स्टेटमेंट या टर्म दे दिए जाएंगे और उसको सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सुमेलित करिए यहाँ पे, और उसके नीचे परिभाषाएं लिखी रही होंगी। ठीक है, तो जो भी टर्म्स रहेंगे और उसके जो सामने परिभाषाएं लिखी होंगी उसी के हिसाब से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे ए में 1 2 सही है, सुमेलित है कि नहीं, 2 3 सही सुमेलित है कि नहीं, बी में और सी में बोलेगा 1 2 तीनों सुमेलित है, और चौथे में बोलेगा भाई कि 1 और 4। तो ऐसे करके पूछे जा सकते हैं। तो एक बार देख लो फटाफट, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा मैंने बता दिया हुआ है। और फटाफट हम लोग और टर्म देखते हैं और उनकी परिभाषाएं देखते हैं। तो रक्त दानव तारा कैसे? केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग ये वाला भाग संकुचित व गर्म हो जाता है, किंतु इसकी बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे हम रक्त दानव तारा कहते हैं। रक्त दानव, रेड जायंट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे इसका निर्माण हुआ है? हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है, हाँ, और ये इसका जो केंद्रीय भाग है वो सिकुड़ जाता है, संकुचित और गर्म होने लगता है। लेकिन जो बाहरी सतह होती है, बाहरी सतह में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है, और धीरे धीरे जब ये ठंडा हो जाता है तो ये लाल दिखाई पड़ने लगता है, जिसको हम लोग रक्त दानव बोलते हैं या रक्त दानव तारा बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो और भी कुछ चीजें यहाँ पे हो रही हैं एक तरह से। इसके बाद हीलियम कार्बन में, और कार्बन भारी पदार्थ है जैसे कि लोहा में परिवर्तित होने लगता है, और फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। यहीं पे हमने सुपरनोवा विस्फोट भी देख लिया हुआ है, कैसे जो है सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं व्हाइट डॉर्फ। इसके भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाइट डॉर्फ कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, या पूछेगा भाई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये ले दिया जाएगा और सामने डेफिनेशन दी जाएगी, आपको सुमेलित करना होगा। श्वेत बौने तारे, व्हाइट डॉर्फ इसको बोलते हैं इंग्लिश में। यदि तारों का द्रव्यमान 1 से 4 डे, यहां अच्छा डे का मतलब क्या है? डे मतलब सूर्य का द्रव्यमान है, नोट कर लिया जाए। यहां पे क्या है? डे जो है वो सूर्य का द्रव्यमान है। तो यदि तारे का द्रव्यमान 1 से 4 डे से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत बौने तारे में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी बोलते हैं, फोसल स्टार भी बोलते हैं, फोसल स्टार भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी परिभाषा है। अगर आपको दिया जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ, श्वेत बौने तारे का ठंडा होकर काला पड़ जाना। जैसे ही श्वेत बावन तारा ठंडा होकर काला पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काला बौने तारे, इसको हम लोग ब्लैक डॉर्फ बोलते हैं, ब्लैक डॉर्फ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन 1 से 4 डे को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 से 4 डे को हम चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। अब एक नया और भी टर्म आया हुआ है यहाँ पे, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर, ये कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, देख लो एक बार फटाफट। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर, ये जो द्रव्यमान है 1 से 4 डे, 1 से 4 डे, जिसको हम लोग चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, अगर इससे ज्यादा द्रव्यमान हो जाता है तो मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। बोलते हैं अब हम आपके साथ में नहीं रहेंगे, चले जाते हैं, तथा न्यूट्रॉन बचे रहते हैं, न्यूट्रॉन उसको छोड़ के नहीं जाते हैं, और यही अवस्था न्यूट्रॉन तारा कहलाती है, पल्सर कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी परिभाषाएं हैं, टर्मिनोलॉजी है, आप एक बार देख लो फटाफट। अब हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल की। ठीक है, ब्लैक होल में भी तमाम सारे रिसर्च होते रहते हैं, लेकिन कोई बहुत आप कह सकते हैं बहुत एक क्वालिटी बेस्ड जो है वो परिभाषा या अभी तक कोई खोज नहीं हो पाई है। ठीक है, लेकिन फिर भी तमाम सारी खोज होती रहती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि यही आखिरी है खोज, वो ऐसा कुछ होता नहीं है, वैसी कोई खोज अभी तक हो नहीं पाई है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लैक होल। इसमें होता क्या, देखो, जो न्यूट्रॉन तारा है अभी हम देख चुके हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है और लेकिन न्यूट्रॉन बच जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन तारा या पल्सर बोलते हैं। अब यही न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाप में द्रव्यमान, अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। मतलब एक, अब ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन तारा है ना, वो कुछ समय के बाद में देखेंगे कि वो भी सिकुड़ने लगता है, और जो उसका द्रव्यमान है वो एक ही बिंदु पर संकेंद्रित होता जाता है। मतलब सिकुड़ना मतलब एक ही जगह उसका डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, और ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक होल बोलते हैं। तो बात समझ में आई? ऐसे असीमित घनत्व, और उसका जो घनत्व जब वो सिकुड़ता रहता है और जो उसका द्रव्यमान है उसका एक बिंदु पर डिपोजिशन हो जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा घनत्व हो जाता है, और ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। तो देख रहे हो कैसे कैसे प्रक्रिया चल रही है, कैसे कैसे तारों का निर्माण हो रहा है, कैसे कैसे ये ब्लैक होल का कैसे निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक होल बोलते हैं। और इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य, यहां तक कि प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता है, इसीलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता है। हालांकि रिसर्च हो रही है, रिसर्च तमाम सारी यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन फिर भी प्रकाश को भी नहीं देखा जा सकता। यहाँ पे कहा जाता है प्रकाश को भी निगल लेता है। ठीक है, ब्लैक होल की संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम क्या है? एक बार देख लो, जॉन व्हीलर नाम है इनका। ठीक है, ब्लैक होल की संकल्पना को इंट्रोड्यूस करने वाले, प्रतिपादित करने का श्रेय जो जाता है वो जॉन व्हीलर को दिया जाता है। एक और है चीज, देख लो यहाँ पे, रॉक ब्लैक होल क्या है? रॉक ब्लैक होल 2 या अधिक ब्लैक होल्स का समूह होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक ब्लैक होल। अब एक शब्द और यहाँ पे गढ़ा गया है, उसका नाम है क्वेसर। क्वेसर क्या है भाई? क्वेसर एक चमकीला खगोलीय पिंड है। यहाँ पे पिंड करिए, पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। मात्र नहीं है मित्रों, यहाँ पे मात्रा है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेसर बोलते हैं। नासा ने कुछ यहाँ पे कुछ पहचान की है। देखो, कुछ पुराने तारे की खोज की है। तो अब तक जो है नासा ने पहचाने गए सबसे पुराने तारे की खोज की है, जिसे केपलर 444 या 444 नाम दिया गया है। नासा द्वारा अप्रैल 2018 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से इसे इकारस, नाम देख लो, इकारस नामक एक ऐसे तारे की खोज की गई है
जो ब्रह्मांड में अब तक के देखे गए तारों में सबसे दूर स्थित है। तो नाम याद रखना, जो सबसे दूर स्थित उसका नाम क्या है, इकारस नाम है, ठीक है। और इस तारे का आधिकारिक नाम क्या है, बड़ा लंबा चौड़ा है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस अति विशाल नीले रंग के तारे को ब्लू सुपर जायंट बोला गया है। क्या नाम बोला गया है, ब्लू सुपर जायंट बोला गया हुआ है, ठीक है। तो ये नासा ने कब खोज की है इसकी, 2018 में। कौन सी दूरबीन इस्तेमाल की गई थी, ये हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन थी। नाम इसका देख लो क्या है, इकारस नाम दिया गया है, ओके। तो ये इस तरह से आप इसके फैक्ट जान गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। सौर मंडल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ चीजें यहाँ पे समझ लो। ये आप सौर मंडल देख रहे हैं, इसमें इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इंग्लिश में भी कुछ वर्ड जो है वो परेशान करते हैं, तो मैं उनको डिक्टेट करता चलूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोलर सिस्टम, अच्छा एक बात और समझ लो, जो हमने आपको जानकारी दी है उससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि पूछे जाएंगे, ठीक है। इवन बिग बैंग तो मेंस में भी पूछा गया है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो आप लोग उसको एक या दो बार देख लेंगे, जो भी जानकारी है, जो भी टर्म्स हैं, उनकी जानकारी आपको वहाँ से मिलती रहेगी और आप लोग उसको अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएम में पूछा जा सकता है, इवन कोई वनडे एग्जाम भी दे रहे हैं, सब में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और पूछा भी जाते हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सौर मंडल। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सूरज दहकता हुआ, ये दहकता हुआ सूरज है, ठीक है, ये ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा एक खास बात, इसके डेफिनेशन अब मैं बताता चलूंगा आगे, लेकिन देख लो कैसे कैसे सीरियल है। कई बार होता क्या है, कई बार स्टेट पीसीएस में पूछ दिया जाता है सीरियल, यूपीएससी में नहीं पूछे गए हैं अभी, लेकिन आप कह सकते हैं कि 2010 के पहले या 2000 के पहले वाले जो भी पैटर्न था वहाँ से पूछे जाते थे, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। पैटर्न देखो कैसा है, ये सूर्य है, ये बुध है जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, ये शुक्र है वीनस, और ये पृथ्वी है हमारी, हरी भरी पृथ्वी वसुंधरा है हमारी, मंगल मार्स, और ये जुपिटर बृहस्पति, ये शनि सैटर्न, और यूरेनस अरुण, और नेपच्यून ये आपका वरुण नाम हिंदी में इसको दिया जाता है, ठीक है। इसके पहले इसके बाद में अरुण वरुण और यम भी था एक, जिसको यम हम लोग बोलते हैं। ये 2008 में जो है, 2008 में मित्रों ये सौर मंडल के जो ग्रुप है एक हमारा, वहाँ से हटा दिया गया था। बोला गया कि तुम ठीक ठाक अपनी चाल सुधारो पहले, हाँ मैं ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा हूँ। तो 2008 में इसको हटा दिया गया था, बोला कि तुम अपनी थोड़ी चाल सुधारो, तुम इधर उधर करते रहते हो, और जब चाल सुधर जाएगी तब आपको फिर से जो है वो सौर मंडल में शामिल कर लिया जाएगा। तो अभी हमारे पास में कितने ही हैं, अभी हमारे पास में सिर्फ 8 ही हैं। 2008 के पहले 9 थे, कितने थे, 9 थे, अभी कितने हैं, 8 ही हैं। सीरियल देख लिया है आपने, सीरियल देख लिया है आपने। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे, ये जो ग्रह हैं हमारे, ये इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है, इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है, जो सूर्य के बगल में है, जो सूर्य के बगल में। कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अंग्रेजी में बोल दे रहा हूं, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, ये आंतरिक ग्रह हैं। और मार्स के बाद में आप ये वाले पट्टी देखेंगे जो गैसीय पिंड है। और एक खास बात, इन्हीं आंतरिक ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। बहुत ठोस हैं ये ठोस हैं, जो सूर्य के बगल में है चारों, वो ठोस हैं, कहां तक की, मंगल तक। बाकी ये गैसीय पिंड है, ये गैसीय पिंड है, ठीक है। इनको हम लोग बाहरी ग्रह बोलते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बाहरी ग्रह बोलते हैं, ओके। ये गैसीय पिंड है, ये कैसे हैं, पार्थिव, ठोस नहीं है, ठोस नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? तो हमने इसके फैक्ट बता दिए, अब एक एक करके पढ़ेंगे इसमें। थोड़ी सी और जानकारी,
जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप का, ठीक है। देखते हैं उसमें हो सकता है कोई फैक्ट निकल ही आए। सूर्य के बारे में देख लो भाई, सबको पता है सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य है, एक तारा है और ऊर्जा तथा प्रकाश प्रदान करता है हमें, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन है मित्रों। क्या है? नाभिकीय संलयन है, विखंडन विखंडन कुछ भी नहीं है। वो खुद कैसे प्रकाशित होता है? तो वो किस लिए होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलना। इसी वजह से ये क्या है? खुद ऊर्जा प्राप्त करता है। कैसे कर रहा है? हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलना, और इसी से क्या करता है? सूर्य भी ऊर्जा लेता है, ठीक है। सूर्य भी ऊर्जा प्राप्त करता है। हाँ, सूर्य से तो सब लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारे सारे ग्रह करते हैं, और जो उसका चक्कर लगा रहा है वो भी करता है। चंद्रमा भी सूर्य से ही वो सारी चीजें कह सकते हैं कि ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है, ऊर्जा और प्रकाश प्रदान लेता है, ठीक है। तो ये एक तरह से सूर्य है। तो आपने देख लिया सूर्य कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। सूर्य की संरचना देख लो एक बार। सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं उसको। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसको कोरोना बोलते हैं। ये कोरोना नहीं जो चल रहा है, उसको कोरोना बोलते हैं। कौन सा भाग? जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, सूर्य का भाग, उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। और कभी कभी ये प्रकाश मंडल जो हम आंखों से देखते हैं, जो प्रकाश हम आंखों से देखते हैं, कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी वेग से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला बोलते हैं, सोलर फ्लैर्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर ज्वाला बोलते हैं, सोलर ज्वाला बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपे से बाहर हो जाता है, आपे से प्रकाश मंडल से परमाणुओं का जो तूफान होता है वो आपे से बाहर हो जाता है, और यही बाद में अंतरिक्ष में चला जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला बोलते हैं। और जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। और इस पॉइंट को नोट भी किया जाए, जो मैं बताने वाला हूं, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ये जो सूर्य का प्रकाश जो है वो, जब जो सौर ज्वाला है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में देखा जा सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देख लो एक बार, पॉइंट को नोट कर लिया जाए। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं, बोरियोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिस। वैसे तो इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए था, ऑस्ट्रियालिस, ठीक है, ऑस्ट्रियालिस बोलना चाहिए था इसको। दक्षिणी ध्रुव में इसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ऑस्ट्रिस, ऑरोरा ऑस्ट्रिस बोलते हैं। तो इसको क्या है? पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सौर कलंक, सन स्पॉट्स कैसे बनते हैं, एक बार देख लो इनके निर्माण की प्रक्रिया कैसे है। सौर ज्वाला जहां से निकलती है वही सौर ज्वाला जो अंतरिक्ष में प्रवेश करती है, वही सौर ज्वाला जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो ऐसी सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सौर कलंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर कलंक बोलते हैं। ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं। अपेक्षाकृत क्या है? ठंडे भाग हैं। टेम्परेचर देख रहे हैं कितना है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सूर्य से ठंडे भाग होने के बावजूद भी आप टेम्परेचर देख रहे हैं कितना है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को बाधित भी करते हैं। कई बार होता है ना कि टीवी पे कई बार होता है कि आपका जो डिश लगा हुआ एंटीना हिल जाता है, तमाम सारी चीज़ें, रेडियो में आवाज़ साफ नहीं आती है। तो ये सब क्या करता है? संचार व्यवस्था, या कई बार क्या है, कॉल कट जाती है आपकी,
कॉल कहीं दूसरी जगह लग जा रही है, कॉल लगी नहीं रही है, वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। तो ये किसका, ये आप यहाँ पे प्रभाव किसका देख रहे हैं, ये सौर कलंक का ही प्रभाव है। ठीक है, सौर कलंक का प्रभाव है जो कि पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को क्या करती है, वायरलेस संचार व्यवस्था को क्या करती है, वो बाधित कर देती है। और इसके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन क्या है, 11 वर्ष में पूरी होती है, जिसे सौर कलंक चक्र बोलते हैं, सौर कलंक चक्र बोलते हैं। तो मित्रों सौर कलंक चक्र कितने दिन में आता है, 11 वर्ष। ठीक है, इसके बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया ये 11 वर्ष चलती है। एक और खास बात इसमें, सूर्य के कोरोना का अध्ययन एवं पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में व्यवधान पैदा करने वाले सौर लपटों का जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो ने एक आदित्य एल नामक उपग्रह का प्रक्षेपण की योजना भी बनाई हुई है। ठीक है, अब इसको कब क्या किया जाएगा वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भारत भी ऐसा कुछ जानने की कोशिश में लगा हुआ है कि भाई ये सूर्य के कोरोना का अध्ययन किया जाए। और जो व्यवधान उत्पन्न होता है संचार व्यवस्था में, जो व्यवधान उत्पन्न होता है, तो ऐसा जो है उसकी भी जानकारी प्राप्त की जाए कि कैसे यह व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बात समझ गए। दूसरा पॉइंट इसमें और एक है, देख लो क्या है, सूर्य के अत्यंत समीप से उसके अध्ययन हेतु पार्कर सोलर प्रोब नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन है। नाम याद रखेंगे, कई बार मिशन भी पूछ देता है और उस एजेंसी का नाम पूछता है, उस देश की एजेंसी का नाम पूछता है जो उसको प्रक्षेपित करती है, जो उसको लॉन्च करती है। ठीक है, तो एक बार देख लो, ये नाम क्या है, पार्कर सोलर, नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन है, जो लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि भाई सौर पवन स्रोतों के आधार, प्लाज्मा चुंबकीय क्षेत्र की संरचना और गतिशील एवं प्रभाव का तथा उस ऊर्जा का पता लगाना है जो कोरोना ताप एवं सौर पवनों को गति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये तमाम सारी जानकारियां जो है वो जुटाएगा और इस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए भारत भी उत्साही है और एक तरह से अमेरिका का जो पार्कर सोलर प्रोब है नासा का, वो भी यहाँ पे काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, ग्रह की बात करें, समझ लेते हैं फटाफट। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड, कैसे हैं ये ग्रह, प्रकाश रहित आकाशीय पिंड होते हैं ग्रह। ठीक है, ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, मैंने बोल्ड कर रखा हुआ है, ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और उससे ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, उससे ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं, परंतु यहां पे एक अपवाद भी जुड़ा हुआ है। वो अपवाद क्या है, देख लो, शुक्र व वरुण इसके अपवाद हैं और ये सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। कैसे करते हैं, पृथ्वी कैसे कर रही है, पृथ्वी ऐसे परिक्रमा कर रही है। ठीक है, ऐसे, और इसी के जैसे और भी तारे, वो कैसे, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे यहां पे ये कर रहे हैं। लेकिन शुक्र और अरुण ये दोनों कैसे हैं, ये पूरब से पश्चिम ऐसे ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। बात समझ में आई, मतलब क्लॉकवाइज। पृथ्वी कैसे कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में गए इंग्लिश वाले, पृथ्वी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रही है, बाकी और भी पृथ्वी जो भी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दो ऐसे तारे हैं जो क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं। कैसे, सूर्य की चारों ओर पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, शुक्र और अरुण। ठीक है, तो ये एक बार देख लो भाई, मैं आपको बता भी दूं यहां से हमारा जो सिस्टम है सोलर सिस्टम, ये यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये भाई साहब और ये भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। बाकी सारे कैसे कर रहे हैं, बाकी सारे जो है ऐसे ही घूम जा रहे हैं। ठीक है, ये मंगल, बृहस्पति, शनि और, ठीक है, तो ये कैसे कर रहे हैं, ये
एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं और ये वाले दोनों क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्ट। तो यहां पे हमने अपवाद देख लिया हुआ है कि वक्त शुक्र और वरुण, ठीक है। और आंतरिक ग्रह की हम लोग बात कर चुके हैं। आंतरिक ग्रह जो सूर्य से नजदीकी स्थापित करते हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये सूर्य के निकटता के कारण भारी पदार्थों से निर्मित हुए हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। मैं दोबारा से इसको डिक्टेट कर रहा हूं, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि बाह्य ग्रहों में, आउटर प्लैनेट में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण आते हैं जो हल्के पदार्थों से बने हुए हैं। आकार में बड़े होने के कारण इन ग्रहों को ग्रेट प्लैनेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेट प्लैनेट्स बोला जाता है। ठीक है, इनको कहा जाता है। ठीक है, ये बातें हमने कर ली हुई हैं। और इसमें एक और फैक्ट है जो कि स्टेट या वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं फटाफट। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, तो ये हमने जानकारी जुटाई हुई है। इससे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल बात करेंगे। बाकी हम लोग कहां से बात करने वाले हैं, सौर मंडल के ग्रहों का सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रमों में विवरण। ठीक है, हमने बता दिया हुआ है, फोटो भी दिखा दी आपको कि कैसे सूर्य से दूरी बढ़ रही है। हाँ, एक बार आप इसको देखेंगे, दोबारा देखेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सारे फैक्ट बता दिए हैं, सारे जो कंसेप्ट थे, कैसे तारों का निर्माण हो रहा है, बिग बैंग के बारे में बता दिया हुआ है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बता दिया हुआ है, सारी चीजें हमने बता दी है। ठीक है, सौर कलंक के बारे में बता दिया है, डॉर्फ के बारे में बता दिया है, और जायंट्स के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। कल हम लोग बात करेंगे विस्तार से जो हमारे ग्रह हैं, 8 ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। एक बेचारा जो यम, जिसको भगा दिया गया कि अब तुम हमारे साथ में नहीं रह सकते हो, तुम्हारी चाल बड़ी खराब है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और आप लोग इसको देखते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अगेन, बाय बाय।